अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी हो गया है, नून लीग ईद के बाद जलसों का ऐलान कर रही है। दूसरी तरफ इमरान खान ने इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ हर तरफ से हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ा रही है। पेशावर, कराची और लाहौर में जलसे के बाद अब ना सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, बल्कि धरने का भी इमरान खान ऐलान कर रहे हैं। इमरान खान ने हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान किया और कारकुनों को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की तैयारी की हिदायत दी। और फिर गुज़िश्ता रोज सियासी कमेटी के इजलास के बाद साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर ऐलान किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी है। मंसूबे के तहत अभी तक मुनहरिफ अराकीन की असेंबली सीट खत्म करने की डिक्लेरेशन नहीं जारी की। तहरीक इंसाफ 26 अप्रैल बरोज मंगल पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ एहतजाज करेगी। और आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी एक वीडियो पैगाम में अपने कारकुनों को इस्लामाबाद आने की कॉल दी है और कहा है कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता आपको इस्लामाबाद में बैठना है। मैं सारे अपने कारकुनों के अलावा सब पाकिस्तानियों को कहता हूं कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको कॉल दूंगा और चंद हफ्तों के अंदर कॉल दूंगा। अभी सारे तैयारी करें और आपने फिर इस्लामाबाद आना है। और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहां इस्लामाबाद में बैठना। दूसरी तरफ मरियम नवाज भी इलेक्शन के बाद जलसों का ऐलान कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो इन तमाम जलसे और लॉन्ग मार्च और धरने अगर होते हैं तो वजारत दाखिला का बड़ा अहम किरदार होगा। और वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आपके वजारत संभालते ही शुरू हो गया मामला। कल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज है और उसके बाद इमरान खान साहब अब लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं। आपके अपने जलसे भी शुरू हो रहे हैं, तो आप भी अब हुकूमत में होते हुए इलेक्शन कैंपेन में होंगे और इमरान खान साहब आपके खिलाफ होंगे और धरने की तैयारी है, तो इलेक्शन ही की तरफ जा रहे हैं हम। नहीं, देखें, ये इस टेन्योर का ऑलमोस्ट आखिरी साल है और इस आखिरी साल को इलेक्शन ईयर इसीलिए कहा जाता है कि तमाम पार्टी जो हैं वो इस साल के दौरान जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स को जो है वो चलाती हैं। यकीनन हम भी ईद के बाद जो है वो एक अपना भरपूर सियासी प्रोग्राम जो है उसको अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें बड़े जलसे भी होंगे और जिसमें जो है वो थ्रू आउट पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी जो है वो एक इलेक्शन कैंपेन की तर्ज पे लीडरशिप जो है वो तमाम जो है वो शहरों को, कस्बों को जो है वो रीच करेगी और वहाँ पे अवामी जलसे और मीटिंग जो है वो होगी। तो इसी तरह से पीटीआई भी, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है, वो भी अपना जो है वो प्रोग्राम करेंगी और साथ साथ अगर उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है या अपने जायके के लिए उन्होंने एक आध बार इस्लामाबाद में आके उन्होंने यहाँ पे धरना देना है तो बिस्मिल्लाह वो आएँ और करें। उन्होंने यही काम किया है और ये काम उनका कोई पहली दफ़ा तो होना नहीं है। ये इमरान खान का एहतजाज धरना फ़ेज़ 2 होगा। इससे पहले हमने 14 से लेके 18 तक जो है उन्हें इसी तरह से भुगताया है। तो अब भी इंशाअल्लाह ताला बड़े कोशिश करेंगे कि उनको पूरी सहूलत दें और वो पुरअमन रह के अपना धरना भी और अपना एहतजाज जो है उसके ऊपर अमल करें। राना साहब, आपने दुरुस्त कहा कि इमरान खान साहब पहले भी आए थे, मगर इस दफ़ा आपको नहीं लग रहा कि जो मोमेंटम है उन्होंने ज़्यादा अच्छा बनाया है? नज़र आ रहा है कि जहां वो नहीं भी निकले वहां पर भी लोग रमज़ान के महीने में उनके लिए निकले, मुल्क से बाहर मुल्क के अंदर निकले, तो इस दफ़ा ज़्यादा मोमेंटम के साथ आएंगे, ज़्यादा बड़े क्राउड के साथ आएंगे, आपके लिए ज़्यादा बड़ी परेशानी का बाइस बनेंगे। हुकूमत इस तरह आसानी से करने नहीं देंगे। नहीं शाहजेब, ज़रा हुकूमत जाने का ताज़ा जो है ना वो ज़ख़म था, इसलिए ज़रा शोर ज़्यादा था। बाकी वो इस मरतबा जो है वो पहले जैसे मोमेंटम के साथ आ नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त इनकी स्लेट जो है वो बिल्कुल क्लियर थी, इनके ख़िलाफ़ करने के लिए कोई बात नहीं थी और ये हर बात को, हर मसले को जो है वो 30 दिन में और 90 दिन में हल करते थे। अगर कोई कहता कि करप्शन, तो ये कहते कि हम इसको 30 दिन में ख़त्म कर देंगे। कोई बेरोज़गारी का कहता तो ये कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे और बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे। कोई घर की बात करता 50 लाख घर देंगे, कर्ज़े अदा कर देंगे, डॉलरों की बारिश हो जाएगी। उस वक्त तो हर मसले का हल इनके पास था। अब ये हर मसले में नाकाम हुए हैं। राना साहब, ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 3 साल की जो कारकर्दगी है, 3.25 साल की तहरीक इंसाफ की, उसका उन्हें जवाब देना है, मगर
आप IMF के प्रोग्राम में चले गए हैं और IMF के प्रोग्राम में इस वक्त जो खुद बता रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, और हम हमारे साथ शो में भी मौजूद होंगे, हम उनसे मजीद भी पूछ लेंगे, जब आप कीमतें बढ़ाएंगे तो इमरान खान साहब आपके खिलाफ सड़कों पर होंगे और ज़्यादा उन्हें मोमेंटम मिलेगा कि देखें इन्होंने कीमतें बढ़ा दी, IMF का डिक्टेशन ले लिया और मैं तो अच्छी सिमत में मईशत को लेके जा रहा था। तो आप तो दो तरफ से मार खा रहे होंगे उनके बयानिए में। नहीं देखें शाहजेब, हम पूरे हकायक जो है वो लोगों के सामने रखेंगे, और जिस तरह से इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है और जिस तरह से बर्बादी की है इस मुल्क की, जिस तरह से इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया है, अखलाकियात को तबाह किया है, पूरी कौम को जो है वो बदतमीज़ी पे ऊपर लगाया है, पूरी जो है वो नौजवान नस्ल जो है उसको गुमराही की तरफ जो है ये लेके जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब हम कौम के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला तो लोगों को ये बात समझ आएगी कि ये आदमी जो है ये किस तरह से जो है इस मुल्क की बर्बादी के ऊपर जो है वो तुला हुआ है। और हम ये कोशिश करेंगे कि महंगाई जो है इसको अगर कम ना कर सकें तो इसको कैप ज़रूर करें, यहाँ पे इसको जो है वो रोक दें, और जो गवर्नेंस के मामलात हैं और जो बाकी डेवलपमेंट के मामलात हैं उनमें कम से कम कुछ इतना ज़रूर करें कि लोगों में ये उम्मीद पैदा हो कि अगर उन्होंने हमें आइंदा जो है वो इलेक्शन में मैंडेट दिया तो हम मामलात को बेहतर अंदाज से जो है वो चला सकते हैं। जबकि खान साहब का तो टोटल फेलियर हुआ है। ये तो अपने 3.5-4 साल में मुकम्मल तौर पे जो है वो ज़ीरो पे उड़े हैं। ये मैं कोशिश करूंगा मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे पूछ लेंगे कि महंगाई कम होगी या ज़्यादा होगी और क्या क्या मान के आ गए IMF की बात और कितनी महंगाई होने जा रही है। मगर सब एक मसला ये है कि ये बयानियाँ क्या शहबाज शरीफ साहब बना पाएंगे या सिर्फ मरियम नवाज साहिबा बना पाएंगी, या फिर जो पासपोर्ट जारी हो गया है नवाज शरीफ साहब को 10 साल के लिए वो फौरी तौर पर वापस आने का फैसला करेंगे कि इमरान खान का मुकाबला नून लीग में वो करेंगे बयानियाँ बनाने में, वो आएंगे पहले जेल जाएंगे फिर जमानत के बाद बयानियाँ बनाएंगे, ये हिकमत अमली है। नहीं देखिए, ये फैसला तो खैर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करना है, वो ख़ुद अपने मामलात को देख सकते हैं। पार्टी का इस बारे में पहले ये मौक़िफ़ था और अब भी ये है कि वो अपने इलाज को मुकम्मल करवा के वापस आएँ, और फिर साथ ही पार्टी की ये ख्वाहिश भी होगी कि इलेक्शन कैंपेन जो कि इस साल के आखिर में या नेक्स्ट ईयर में कोई मार्च अप्रैल तक या मई तक शुरू होगी तो उसमें वो जो है वो पार्टी को अवेलेबल हों। और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक ये दोनों मामला जो उनका ऑपरेशन या सेहत से मुतल्लिक़ मामला जो है और ये जो उनके सज़ाओं से मुतल्लिक़ मामलात हैं ये इंशाअल्लाह जल्द जो है ये हल हो जाएंगे। वैसे मगर मसला ये, क्या आप इस बात से डरे हुए हैं कि इमरान खान ने कह दिया है कि अगर नवाज शरीफ को NRO 2 मिला तो हम नहीं मानेंगे और उनके एहतजाज में और जान पड़ जाएगी अगर नवाज शरीफ साहब वापस आए, इस बात से आप डरे हुए इसलिए वो वापस आने का नहीं फैसला कर रहे हैं? नहीं शाहजेब, इसने कोई बात मानी भी है ना, ये अपोजिशन को मानता है, ना ये हुकूमत को मानता है, ना ये अपने अलाइज को मानता है, ना ये कोई जो है वो ढंग की बात को मानता है। इसने तो कोई चीज़ मानी ही नहीं है। इसने तो एक ही काम किया, इंतकाम, और जो है वो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और फिर हालत अब ये है कि अब अपनी इसकी जो है वो जान छुड़ाने का टाइम आ गया। इसकी क्या है, ये तो किसी बात को नहीं मानेगा। और फिर ये यानी जानबूझ के, ये जानते हुए कि ये बात झूठ है, इतनी डिटाई से झूठ बोलता है कि वो और बोले चला जाता है। अब ये जो इसने साजिश का बयानिया बनाया है, अब ये इतना बड़ा झूठ है, आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से इसको सिरे चढ़ाएगा। ये झूठ है, ये आज नहीं तो कल जो है ये बिल्कुल पूरी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने आना है कि ये इतना बड़ा झूठा आदमी है और इसने एक ऐसा झूठ गढ़ा है जिससे आपका जो सफारती महाज है, आपकी जो डिप्लोमेटिक फोर्स है, वो सारी तबाह होकर रह गई है। यानी पूरी दुनिया में आपके ऊपर कोई एतबार नहीं करेगा, आपसे कोई जो है वो बात नहीं करेगा। इसी तरह के इन्होंने वो हरकत की थी और PIA का इन्होंने बैठा दिया था। पूरी दुनिया में जो है वो लोगों ने पाकिस्तानी पायलटों को जो है वो निकाल बाहर किया और PIA भी जो है वो भी जो है वो बैन हो गई। तो ये तो इस तरह की हरकतें करने में जो है वो अपना सानी कोई नहीं रखते। वैसे मगर इसलिए इसने क्या करना है, मगर क्या रास्ता ये जो खबरें हैं ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वैसे मगर अब मसला ये कि जब आप मुहिम का आगाज़ करेंगे, आपको लगता है कि आप अगला इलेक्शन बगैर नवाज शरीफ साहब के जीत सकते हैं? आपको नहीं पड़ेगी ज़रूरत नवाज शरीफ साहब की कि वो बाकायदा जलसों में कैंपेन करें, बाकायदा तौर पर आपका बयानी आगे लेके जाएं? सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा काफ़ी होंगे आप लोगों के लिए? देखें जी, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब तो हमारी जो है वो पॉलिटिकल फोर्स की आप समझे कि मिथ है।
उनके बग़ैर तो हमारे मामलात जो हैं वो मुकम्मल नहीं होते। और अगर वो बाहर भी हों या बाहर थे वो, तो हमारे जलसों में हमेशा वीडियो लिंक के ऊपर उनका ख़ताब होता रहा है, हमारी मीटिंग्स को वो प्रिजाइड करते रहे हैं, हमारी मीटिंग्स को वो मुखातब होते रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि खुदा न खास्ता अभी भी हमें जो है वो उन्हें वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो जलसों से ख़ताब करवाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर आएंगे और उनकी यहाँ पे मौजूदगी जो है वो PMLN के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इलेक्शन में कामयाबी की जो है वो दलील होगी। लेकिन हर दोनों सूरतों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मरतबा पंजाब में, जहाँ पे मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं उस हद तक जो है वो बात कर सकता हूँ कि हम पंजाब में इंशाअल्लाह ताला जो है वो क्लीन स्वीप करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। ये मैं आपको बता दूँ, ये इनका जो है ना ये जलसे जुलसे और ये शोर शराबा बदतमीज़ी और ये जिस किस्म का इन्होंने कल्चर जो है ये उठाया हुआ है, इससे लोग बड़ी शदीद नफ़रत करते हैं। और ये आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि लोग इन चीज़ों को और ज़्यादा जो है इनको हेट करेंगे। और जब हम लोगों को बाहर लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पोजीशन जो है वो बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। बस साहब, अगर फिर मुझे ये बताइएगा कि आप क्लीन स्वीप की तो बातें कर रहे हैं, मगर दरमियान में ये खबर आई है कि इमरान खान साहब ने आसिफ जरदारी साहब से मलिक रियाज के ज़रिए रब्ता किया था कि किसी भी तरीके से नो कॉन्फिडेंस वापस हो जाए। आसिफ जरदारी साहब ने ये बात आप लोगों के साथ शेयर की थी या फिर मलिक रियाज ने आप लोगों से भी रब्ता किया था या नहीं किया था? बहरहाल ये बात उस वक्त सुनने में आई थी कि इमरान खान ने रब्ता आसिफ जरदारी साहब से भी किया था और इस्टेब्लिशमेंट से भी जो है वो रब्ता उस वक्त हुकूमत ने या इमरान खान ने ही किया था, जो बाद में उन्होंने उस बात को उल्टा दिया कि नहीं जी मैंने तो रब्ता नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट ने उल्टा मुझसे रब्ता किया था। लेकिन उस वक्त मामला जो है वो उस लेवल तक पहुंच चुके थे। अब देखें ना, 28 तारीख से पहले जिस दिन ये एक ख़त लेके आ गए कि जी ये ख़त आ गया है और मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई है, ये तो मानते ही नहीं थे कि हमारे ख़िलाफ़ अदम एतमाद में अपोजिशन जो है वो कुछ कर सकती है। ये तो कहते थे हमारे बंदे पूरे हैं। जब हमने इनके बंदे शो कर दिए तो फिर उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि जी ये तो पैसे चले हैं, ये तो जो है वो बोरियां नोटों की खुल गई हैं। और उसके बाद जब हमने अलाई इनके जो है वो अपने साथ मनाने शुरू कर दिए तो फिर इनको जो है वो फिर समझ आई कि ये क्या हो गया। और MQM ने जिस रात फैसला किया, रात को 2-2:30 बजे उन्होंने हमारे साथ वायदा किया, सुबह 6 बजे इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर हैं वो 7 लोगों को गए और उनके जाके पाँव पकड़ते रहे कि जी आपने जो उनसे मरवाया है हम मानने को तैयार हैं, तो आप हमें माफ़ कर दें। तो जब उन्होंने माफ़ नहीं किया तो उस वक्त तो कोई अमेरिका नहीं था, उस वक्त तो कोई साजिश नहीं थी, उस वक्त तो कोई गद्दार नहीं था। और जब बाद में ये इन्होंने देखा कि अब हम फारग हो गए हैं तो उस वक्त जनाब इन्होंने ये एक साजिश का जो है वो ड्रामा रचाना शुरू कर दिया। और ये टोटल ड्रामा है, टोटल ड्रामा। ये खुद समझते हैं कि ये ड्रामा है, तो ये किसी तौर पे भी जो है ये चल नहीं सकता। तो जुडिशल कमीशन बनवा दें, एक्सपोज हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं खुली समात करें, सबके सामने आ जाएगी बात। नहीं तो जुडिशल कमीशन तो नहीं, सुने ना, जुडिशल कमीशन तो तब बनाए ना कि इस मामले में कोई अभाम हो। वो जो सफ़ीर है उसकी जो केबल है उसमें ये चीज़ें इनका जिक्र तक नहीं है। वो कहता है कि ना मेरे ये मानी थे, ना ये मेरे कंटेंट हैं, मैंने इन चीज़ों का जिक्र किया। उस केबल के ऊपर जो उसकी पैराफ्रेजिंग इन्होंने की है उसमें इन्होंने जो है वो इधर उधर से जो है वो घेर घार के वो मुदाखलत को जो है वो लाने की कोशिश की है और वो भी सही मानों में नहीं ला सके। और उसके बाद ज़बानी कलामी जो है इन्होंने अपना बयानिया बनाया है और एक ऐसा बयानिया जो इस रियासत को, स्टेट को जो है वो नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है और जिससे आपकी जो सफारती जो डिप्लोमेटिक सर्विस है उसका इन्होंने भट्ठा बैठा दिया है। मगर साहब एक रिलीफ मिला है आज तहरीक इंसाफ को, और वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत थी, अपना फैसला मुअत्तल कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये रिलीफ उनको मिल गया जो आप लोग तवक्को किए हुए थे? नहीं, कि गेम से बाहर कोई रिलीफ नहीं मिला। नहीं शाहजेब, वो इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। दरअसल इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आर्जी तौर पे फैसला सस्पेंड हुआ है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो कि एक आइनी अदारा है उसके जो प्रोसीजरल मामलात हैं क्या उनके ऊपर हाई कोर्ट उन्हें कोई डायरेक्शन दे सकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो है इसके ऊपर एक लीगल जो है वो डिस्कशन जो है वो होगी और हो सकता है कि ये तय हो
कि इलेक्शन कमीशन आइनी तौर पे जब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, आइन उसे अपने डोमेन में जो है वो इंडिपेंडेंस देता है, तो क्या बाहर से उनको कोई डायरेक्शन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती उनके प्रोसीजर के हवाले से। तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो इलेक्शन कमीशन को तो किसी ने नहीं रोका कि वो फैसला जो है वो 30 दिन में करे या 35 दिन में करे या 25 दिन में करे। बहुत शुक्रिया, नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। क्या क्या IMF के प्रोग्राम के तहत महंगा होने जा रहा है, तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद। IMF ने प्रोग्राम बहाली के लिए मई में मुज़ाकरात के लिए मिशन भेजने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान ने प्रोग्राम की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करने और सब्सिडीज खत्म करने की बात मान ली है। इसलिए मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल कम होगी, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा, मगर महंगाई में बेपनाह इजाफा होने के खदशात हैं। हुकूमत को पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाना होगी, बिजली की कीमतों में इजाफा करना होगा, अपना बजट खसारा कम करना होगा, जिसके नतीजे में तरक्याती बजट में मजीद कमी होने का भी खदशा है। इसके अलावा इमरान खान की तरफ से दी गई एमनेस्टी स्कीम खत्म करना होगी, महंगाई बढ़ेगी, शरह सूद पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत ने जो खसारे का टारगेट रखा था इससे कहीं ज़्यादा खसारा होने के खदशात हैं। हुकूमत मार्च से अब तक सिर्फ पेट्रोलियम सब्सिडी की मद में तकरीबन 100 अरब रुपए दे चुकी है और ये उन टैक्सेस की छूट के अलावा है जो सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को जीरो करके हुकूमत ने नुकसान किया है, यानी टैक्स भी खत्म किया और अपनी जेब से हुकूमत ने सब्सिडी भी दी है। मगर अब IMF का इसरार है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए तहरीक अदम एतमाद के खतरे को देखते हुए जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की थी और बिजली पर सब्सिडी दी, उन्हें ख़त्म किया जाए। और अहम बात यह है कि इस सब्सिडी का ज़्यादा फ़ायदा अमीर आदमी को हो रहा है। आपके पास जितनी बड़ी गाड़ी और घर में जितने ज़्यादा AC हैं, उतनी ज़्यादा सब्सिडी हुकूमत आपको अपनी जेब से दे रही है, यानी गरीब आदमी का कम और अमीर आदमी का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इस हवाले से माहिर मईशत खुर्रम शहजाद की तहकीक के मुताबिक एक मोटरसाइकिल रखने वाले शख्स के मुकाबले में 1300 सीसी की गाड़ी रखने वाले शख्स को 6 गुना ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है और एक लैंड क्रूजर रखने वाले शख्स को यह सब्सिडी 11 गुना ज़्यादा मिल रही है। पेट्रोल पर हालिया 21 रुपए फी लीटर की सब्सिडी पर एक माह में मोटरसाइकिल वाले को हुकूमत अपनी जेब से 756 रुपए की सब्सिडी दे रही है, मगर एक 1300 सीसी की कार रखने वाले को 4200 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जबकि एक लैंड क्रूजर रखने वाले शख्स को माहाना 8300 रुपए की सब्सिडी दे रही है। यानी आपकी जितनी बड़ी गाड़ी है, हुकूमत इतना ज़्यादा फायदा अपने खजाने से आपको पहुंचा रही है। खुर्रम शहजाद के मुताबिक क्योंकि अमीर आदमी की महंगाई से लड़ने की सलाहियत गरीब आदमी से ज्यादा है, इसलिए हुकूमत को तेल और गैस पर सब्सिडी सिर्फ गरीब तबके के लिए रखनी चाहिए, जबकि बिजली के ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों और बड़ी गाड़ी रखने वालों से ज्यादा कीमत लेनी चाहिए। खुद साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन भी कह चुके हैं कि सोचा यही गया था कि सिर्फ गरीब आदमी को सब्सिडी देंगे, मोटरसाइकिल वालों को सस्ता तेल देंगे, मगर फिर फैसला हुआ कि सबको ब्लैंकेट सब्सिडी देंगे, मगर सिर्फ 3 महीने के लिए। क्वेश्चन मार्क ये था कि ये रिलीफ जो है जनरल दी जाए या स्पेसिफिकली चंद कुछ सेगमेंट को दी जाए, और जिस तरह मोटरसाइकिल्स हैं वगैरह वगैरह, इन लोगों को मोटरसाइकिल्स वगैरह को दिया जाए। शुड बी ब्लैंकेट, शुड बी टारगेटेड। तो उसके बीच में ठीक है, कंसेंसस ये हुआ कि नहीं ब्लैंकेट करें और करें सिर्फ 3 महीने के लिए। इसके अलावा IMF अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा है कि हुकूमत अनफंडेड सब्सिडी खत्म करे, मगर साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कह रहे हैं कि सब्सिडी फंडेड थी। मिफ्ता इस्माइल को स्टैंड लेना चाहिए था IMF के सामने। इसके अलावा माजी में शौकत तरीन ने ही बताया था कि IMF से इत्तफाक किया गया है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी रखी थी तकरीबन 600 अरब रुपए की, अब उसमें उसके जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इतना है कि उस गैप को मीट कर लेंगे। इस पे IMF कन्विंस हो गया? नहीं जी, IMF ने कहा कि आप 600 अरब रुपए का आपने PDL रखा हुआ है, तो आप इसमें कुछ तो आप इजाफा करेंगे। तो वो हम जाहिर है कि उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई है और 600 बिलियन तो हमने नहीं माना, लेकिन कोई नंबर तो हमें उनके साथ तय करना पड़ा था। वो आप नंबर्स देख लेंगे। यानी कि 600 अरब नहीं होगा, मगर कुछ ना कुछ PDL की मद में इजाफे की सूरत में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नजर आएगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बिल्कुल नजर आएगा। आपका ख्याल है ये पेट्रोलियम लेवी करने देता? बिल्कुल ना करने देता, लेकिन मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आपने बजट किया था 600 अरब और अभी आपने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, तो अभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, 300 तो करें। वजह क्या है? क्योंकि आप बड़े पुरुमीद थे कि आप आएंगे और IMF को कन्विंस कर लेंगे कि सख्त शराइत ना रखें, पावर टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, टैक्स में इजाफे की जरूरत नहीं है। ये हुआ क्यों नहीं? क्यों IMF इतना सख्त रवैया रखा हुआ था हर चीज पे? एक तो IMF का वैसे रवैया हमारे पास सख्त, जियो पोलिटिकल आपको सिचुएशन का पता है क्या हुआ है और अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ। इससे पहले शौकत तरीन हमारे ही प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इस तरह नहीं चल सकता है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना होंगी।
हालिया जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया, पीडीएल में भी कमी की, सेल्स टैक्स भी आपने बहुत कम कर दिया है, तो ये जाहिर है पॉलिटिकली तो पॉपुलिस्ट है डिसीजन, मगर क्या इकोनॉमिकली प्रूडेंट भी है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के इकदाम की वजह से इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होगी तो हमें नजर आ रहा है कि 7 माह में आपने टैक्स तो अच्छा जमा किया है मगर दिसंबर और जनवरी का टारगेट नहीं पूरा किया है, तो किस तरीके से आने वाले दिनों में आप टारगेट अपना पूरा कर पाएंगे या फिर अगले साल के लिए बहुत ज़्यादा टारगेट रख पाएंगे? आपकी बात जो है ना उसमें वजन है कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें, अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जैसे अगर इंक्रीज़ हुई, क्योंकि आप देखें क्रूड जो है 92-93 पे चला गया है, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा, तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। अब आईएमएफ से वादे के तहत हुकूमत खसारे कैसे कम करेगी? क्या तरक्याती बजट में कटौती होगी? और जो कीमतों में इजाफा होगा वो कितना होगा? क्योंकि इस साल के बजट में 900 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया था मगर फिर 200 अरब रुपए उसमें कम किया, फिर मजीद कम किया और 9 माह में सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 425 अरब रुपए का तरक्याती बजट इस्तेमाल किया, यानी इब्तिदाई टारगेट का आधा भी नहीं किया। अब क्या होगा? हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब, अब कंसर्न ये है कि आप क्या क्या मान के आ गए हैं? शौकत तरीन साहब भी कह रहे हैं आपको स्टैंड लेना चाहिए था। सबसे पहले ये बताएं, जो पिछली समरी थी ओगरा की, उसके तहत अगर आप कीमतें सिर्फ पास ऑन करते तो आपको पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए, डीजल की कीमत में 51 रुपए का इजाफा करना था, मगर अगर टैक्स भी उतना ही बढ़ाते तो फिर पेट्रोल की कीमत में 83 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 110 रुपए का तकरीबन इजाफा करना था। क्या माना है आपने? सिर्फ सब्सिडी रिवर्स करनी है या ये टैक्स भी वापस बढ़ाने, सेल्स टैक्स और पीडीएल भी बढ़ाना है? शुक्रिया शादेब खान साहब। देखें, अभी जो हमने अपने कुछ इंटेंट जाहिर किया है आईएमएफ को, और आईएमएफ ने ये कहा है कि वो प्रोग्राम को रिवाइव करेंगे और वो भेजेंगे अपना मिशन पाकिस्तान में। वैसे तो परसों इंशाल्लाह ट्यूसडे से हम शुरू कर देंगे, ट्यूसडे कल से ट्यूसडे से शुरू कर देंगे टेक्निकल लेवल डिस्कशन, लेकिन वो मिशन जो है मई के अंदर ईद के बाद पाकिस्तान आएगा और उसके बाद जो बातें होंगी वो तय होंगी। ये बात आपकी मैं दुरुस्त समझता हूँ और मैं खुद भी कह चुका हूँ कई मरतबा कि ये जो हम अमीर लोगों को सब्सिडीज दे रहे हैं, ये पाकिस्तान का मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन एक और चीज़ भी देखें, हम अक्सर कहते हैं कि हुकूमत अमीर लोगों को सब्सिडी दे रही है। हुकूमत क्या है? हुकूमत तो लोगों का एक मजमुआ है ना। तो हुकूमत जो औसत पाकिस्तानी है, जो एवरेज पाकिस्तानी है, वो तो 30,000 रुपये तनख्वाह कमाता है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक 30,000 रुपये की तनख्वाह वाला, जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर है, वो अपने मालकान को जो है वो 4,000 या 7,000 रुपये का सब्सिडी दे माहाना। ये कौन सी दुनिया का इंसाफ है? इसी तरह डीजल के अंदर आप, मतलब मैं समझता हूं कि डीजल के अंदर बहुत सारे गरीब लोगों का भी ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक होता है, लेकिन आप बहुत सारे फैक्ट्री वालों को, मिल वालों को भी आप सब्सिडी दे रहे हैं अपने फ्रेट के अंदर। तो ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। कि आईएमएफ से मानने या ना मानने की बात नहीं है, लेकिन अब जब, और कोई अभी तक, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं, किसी फिगर पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जब अपने वक्त पे 30 अप्रैल को जब समरी आएगी उसके बाद ये फैसला होगा वज़ीर आज़म साहब के सामने। मगर मिस्टर, मसला ये कि देखें, ऑपोजिशन में जब आप थे, आप लोग भी सियासत करते थे ना इस बात पे, पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया, साथ में हमें नजर आता था कि प्रोटेस्ट करते थे कि जी नहीं होना चाहिए, और जब ये अनाउंस हुआ था तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि हमारे जो एहतजाज है उसकी वजह से इन्होंने ये सब्सिडी अनाउंस की है। मगर ये तो हुआ होगा ना जब वो प्रेस रिलीज में कह रहे हैं कि अनफंडेड सब्सिडीज खत्म करें। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में उनसे कमिट कर लिया था कि हर महीने 4 रुपए इजाफा करेंगे, 30 रुपए पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जाएगा, और मगर उन्होंने फिर बाद में उसको रिवर्स किया, सेल्स टैक्स भी खत्म किया। तो आप सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी का माना है या फिर अपने टैक्सेस भी रिवर्स करेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा इजाफा होगा उस सूरत में तो बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आएगा। गुजारिश ये है कि उन्होंने 21 रुपए पे तो लेवी तक पहुंच गई थी और अगले 2 महीने में वो 30 रुपए तक पहुंच जाती जो अब तक पहुंच चुकी होती। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताऊं कि वो कोई चीज़ नहीं मान के आया हूं जो शौकत तरीन मान के आया हूं। मैंने अभी कुछ नहीं माना है। मैं अभी जो है वो अपने वजीर आजम से जब तक इजाजत नहीं लूंगा मैं कोई चीज़ नहीं मान के आया हूँ। हमने डिस्कशन जरूर करें, मतलब उन्होंने कहा तो है आपने कि हमने इत्तफाक किया है कि प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा अनफंडेड सब्सिडीज को रिवर्स करने के लिए, जिसकी वजह से 7th रिव्यू की डिस्कशन स्लो हो गई थी। तो ये माना है ना उनकी प्रेस में लिखा हुआ है आईएमएफ की में।
जी जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। देखें, इसमें एक बात तो पहले शाहजेब खानदान साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि IMF भी कह रहा है कि ये अनफंडेड थी, और मुझे अगर शौकत तरीन साहब कहीं फंड करके गए तो मुझे बता देंगे किस अकाउंट में रखें, मैं वो पैसे निकाल लेता हूँ, वो मतलब उसको डाल देता हूँ, मुझे तो कहीं फंड नजर नहीं आया। अब शौकत तरीन साहब तो इमरान खान ने अप्रैल पहली को जो अनाउंस की थी पेट्रोल की कीमतों में कमी है, उसका शौकत तरीन ने ECC से समरी वापस कर दी थी। वो तो मुझ पे वो आया कि वजन आया कि हमने समरी पास की, फिर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के पास गए कि सर इसको फंड कीजिए, वो भी हमने फंड किया है। वो तो खाली अनाउंस करके चले गए थे, कौन से फंड करी हुई है? जो इन्होंने वादा किया था IMF से दिसंबर के अंदर, एग्री किया था IMF से कि 25 अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट होगा, वो 1350 अरब रुपए पे खड़ा है। ये तो अब हमको जिम्मेदारी आपने दी है कि उसको लेकर आओ, कम करके आओ। IMF तो कह रहा है कि उसको आप उसी नंबर पे लेकर आए, उधर तो नहीं ला सकता हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम करके लेके आएंगे। आपने क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम छोड़ी हुई है? इमरान खान साहब 20,000 अरब रुपए का तो कर्ज छोड़ के गए, तो आपने तो एकदम मुझे तो बहुत मुश्किल में डाल दिया है शौकत तरीन साहब ने। और जो आपने IMF से वादे वहीद करे हुए थे कि हर महीने 4 रुपए बढ़ाएंगे, 30 रुपए तक लेवी लेकर जाएंगे, 17% सेल टैक्स लगाएंगे, और फिर जाने से पहले आपने 50 रुपए सब्सिडी दे दी डीजल के ऊपर, और अब हमको आप भाषण दे रहे हैं कि इस तरह करें और इस तरह करें। आपने तो ये मुल्क के अंदर आपने तो हमको तो ट्रैप में डाला हुआ है। वैसे मगर फिर इस ट्रैप से निकलने के लिए जाहिर आपको IMF की बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि IMF का प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। 10.8 अरब डॉलर के आपको ज़र मुबादला के ज़खायर मिले हैं, जिसमें से भी सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर निकल जाएंगे, क्योंकि वो भी इस बात से मुंसलिक हैं कि आप IMF के प्रोग्राम में रहें। तो सऊदी अरब ने शर्त रखी थी और उस हुकूमत ने मानी थी, तो वो भी निकल जाएंगे। तो IMF का प्रोग्राम आपको चाहिए इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, और उस स्टेबिलिटी की कॉस्ट फिर यह होगी मिफ्ता इस्माइल साहब कि महंगाई जो पहले ही 11.5% पर है वो चली जाएगी 15% पर, शरह सूद जो 12.25% पर है इसमें और इजाफा होगा। हम एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। देखिए शाहजेब खान साहब, हर चीज के दोनों पहलू हमको देखने होंगे। ये बात एकदम दुरुस्त है कि अगर पेट्रोल की या डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो उससे महंगाई बढ़ेगी, कमी नहीं होगी, इसमें कोई बहस नहीं है, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगा। डीजल बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होता है, पेट्रोल इतना नहीं होता है, और मैं नहीं समझता कि इनकी बहुत ज़्यादा इलास्टिक डिमांड है, वो इलास्टिकली डिमांड होती है तो उतना बिकेगा भी। लेकिन दैट सेड, अगर हम ये नहीं लेते फैसले, अगर हम कोई मुश्किल फैसले नहीं लेते, डेफिसिट को कंट्रोल नहीं करते, IMF इस वक्त आपको छोड़ के चले जाता है, तो क्या अगले साल की आप फंडिंग पूरी कर सकते हैं? जबकि आपके बायलैटरल लोन्स भी IMF की उसके ऊपर मशरूत करे हुए हैं फंडिंग के प्रोग्राम के ऊपर, जबकि आपके मल्टीलैटरल फंडिंग पे लोन्स जो है वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, यहाँ तक के चाइना के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के भी लोन्स हैं, वो IMF के प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर ये सब चीज़ें IMF के साथ मशरूत हों तो मुझे IMF के साथ बैठ के बात करनी होगी। IMF ने जाके मुझे ये बताया कि देखो ये चीज़ें आपका प्रेडेसेसर शौकत तरीन मान के गए थे। हमने कहा हम बात करेंगे, हम अभी नई हुकूमत आई है, हमारा वजीर आजम आया है नया, उससे मुझे पूछना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो हम इस सच में आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज़ बात नहीं करके आए। लेकिन यस, मैं एज एन इकोनॉमिस्ट और मैं ये बिल्कुल ये समझता हूं कि मतलब मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास लैंड क्रूजर है, हर मरतबा मैं पेट्रोल भराता हूं, आप 1600 रुपए जो है वो मुझको सब्सिडी दे रहे हैं, किस चीज की दे रहे हैं? मतलब अगर आप कुछ नहीं कमिट करके आए तो फिर उनकी तरफ से भी कुछ कमिट नहीं होगा ना। इसका मतलब है प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ है, और जो खबर आई थी कि 6 से 8 अरब डॉलर हो रहा है और 1 साल के लिए एक्सटेंड हो रहा है, तो फिर उनकी तरफ से भी कोई कमिटमेंट नहीं होगी। भाई देखिए, गुजारिश ये है कि हमने उनसे गुजारिश करी है कि ये प्रोग्राम को आप 1 साल चलाएं। उन्होंने उसका खुशी का इजहार किया है, लेकिन फर्म कमिटमेंट लिखत पढ़त में जो है वो अगले 15 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। हमने इनसे गुजारिश करी है कि आप उसको $2 बिलियन से इन्हेंस करें। उस पर इतनी खुशी का इजहार नहीं किया इन्होंने जितना एक पहली वाली चीज पे किया है, लेकिन वो भी बात उनको समझ में आई है कि हम पॉजिटिव कैश फ्लो में फंड के साथ प्रोग्राम के थ्रू होंगे, तो इंशाल्लाह उसको भी लिखत पढ़त में ले आएंगे। अब उन्होंने भी हमसे कुछ गुजारिशात करी हैं या उन्होंने भी हमसे कुछ सामने बात रखी है, जिसके अंदर मैंने समझ के कहा है कि यस, इन प्रिंसिपल आई एग्री दैट दीज थिंग्स शुड बी रिवर्स्ड। मैं बिल्कुल कहता हूं, और मैं खुले जाने से पहले ही से ही गुजारिश कर रहा हूं। लेकिन अब जब यह है कि मुआहदा नहीं हुआ कि किस स्पीड से किया जाएगा, कितना किया जाएगा, क्या कोई और चीज लेकर आते हैं, क्या कहीं और फंडिंग काटते हैं, क्या सूबे फंडिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर अभी जो है बात होनी है। लेकिन प्रोग्राम रिवाइव हो गया है, उन्होंने फैसला किया है फील्ड मिशन भेजने का, वरना ये मिशन नहीं भेज रहे थे। उन्होंने प्रोग्राम रिवाइव कर दिया है, मिशन आएगा, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इंशाअल्लाह हम उसको एक खुश उसलूबी के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेंगे। तो बिजली की कीमतों में इजाफा होगा?
सर मुझे सच्ची बात है कि जब तक कि मैं नेपरा के नोटिफिकेशंस नहीं देखूंगा मुझे नहीं पता कि बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। मैं उम्मीद ये करता हूं कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो मुस्लिम लीग की हुकूमत के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये लोग जो बैठे हुए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, मुसद्दक मलिक साहब, ये लोग बैठकर डीजल से बिजली नहीं बनाएंगे, ये लोग बैठ के मेरिट ऑर्डर की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे, ये लोग बैठ के 4 में से 3 साल जो है वो LNG ले जाना खरीदना नहीं भूलेंगे, ये लोग जो है वो रिकॉर्ड फर्नेस ऑयल की बिजली नहीं बनाएंगे। तो अब ना बनाए तो मई जून के लिए जो LNG खरीदी है वही बहुत महंगी खरीदी है आप लोगों ने आकर, तो महंगी बनेगी तो फिर महंगी बिकेगी। भाई देखे ना, अब ये हम मुल्क चला रहे हैं, अगर हम हुकूमत में जिस दिन आए हैं उसके बाद कुछ 2-3 महीने तो लगेंगे ना हमको खान साहब की सारी नाअहली का गुनाह जो है उसको साफ करने के लिए, नाअहली से पाक करने के लिए मुल्क को। ये जो बदउनवानियां दिखाई गई हैं आपको पावर सेक्टर में, पेट्रोलियम सेक्टर में, इन चीजों से इस मुल्क को निजात दिलाने के लिए कुछ तो वक्त लगेगा। तो हमको आप 2-3 महीने ले लें, मगर मुझे लगता था मैंने आपसे भी इंटरव्यू किया था, मुझे लगता था कि आपको शायद 1.5-2 साल बाद दिखाना पड़ेगा, मगर अभी दिखाना पड़ रहा है। देखिए आप क्या कह रहे होते थे, अभी से दिखा दीजिए, चलें। देखें आप आ जाएं तो करेंगे क्या? आप IMF के प्रोग्राम में हम फंसे हुए हैं, वो नहीं मान रहे हमारी बात। हम आएंगे तो बिजली सस्ती करेंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे तो बिजली भी सस्ती करेंगे, हम बिजली के ऊपर इंडस्ट्री को लेकर आएंगे, हम सिकले कम करेंगे। आप मेरी गुजारिश, आपने मुझे गुज़िश्ता इंटरव्यू में ये बात की थी ना, IMF के आप मुझे क्या करोगे, मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे। आप खुद कैसे कर लेंगे? IMF के दरवाजे पर खड़े हुए, IMF के कहने पे तो कीमतें बढ़ा रहे हैं, फिर भी सर्कुलर रेट पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको IMF कैसे करने दे देगा जब इन्हें नहीं करने देगा? सर मेरी बात सुने ना, ये आप आधी स्टोरी बता रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि इस तरह देखें ना कि इन्होंने T&D लॉसेस बढ़ा दिए, इन्होंने बिल कलेक्शन कम कर दी, इन्होंने मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करी, इन्होंने फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई है, ये तो आप भी जानते हैं। इन्होंने वक्त पे LNG नहीं खरीदा। आपके जो जवाब है, आपके जवाब पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि आप जैसे ही कल आ जाएंगे तो IMF यही है। सर आप मुझे 30 सेकंड दें, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपको मेरा जवाब एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मैं बिजली कम करूंगा। IMF आप फौरी तौर पर जब IMF के पास जाएंगे और IMF के प्रोग्राम की बहाली के बगैर आपका एक्सटर्नल मसला है, 5% की तरक्की पर जाते हैं। आपने भी देख लिया कि आपके दौर में क्या वो $19 अरब का खड़ा था, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25-26 अरब पर चला जाता अगर रेमिटेंसेस की सपोर्ट ना होती तो क्या करें? खाजा साहब मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर 5% ग्रोथ के बाद हम करंट अकाउंट में मसले में फंस जाते हैं, सो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। हम वही चाल चलते रहेंगे कि अमीर लोगों को अमीर करें और उसके बाद उनसे गुजारिश करें कि ये लो 200 करोड़ रुपए, अब किसी को 20,000 रुपए की नौकरी दो। ये नहीं करेंगे। इस बार शहबाज शरीफ ने कहा है कि उसका जो एम्फेसिस होगा वो अर्बन एंड रूरल पुअर पे होगा। मैंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताएं। तो आपको बिल्कुल अभी अब मतलब शाहजेब खान साहब आप फिर सोचें कि हमें आए हुए 2 हफ्ते नहीं हुए और आप मुझसे ये चीज दिखा रहे हैं और आप क्या समझ रहे थे कि हम 2 हफ्ते के अंदर ये चीजें कर लेंगे? मतलब कम से कम मुझे बजट तो लाने दें, आप देखें तो सही हम किधर लेके जाएंगे इस मुल्क के डायरेक्शन को। आप मतलब मुझे पता है आप इस वाली बात पर कायम हैं कि आप ये करेंगे, आप कंजम्पशन बढ़ाकर बिजली की कीमतें कम करेंगे। मैंने IMF से कहा है, मैंने वर्ल्ड बैंक से कहा है कि आपने जो बिजली का प्रोग्राम लिखा है वो गलत लिखा है। मैं कहा आपने गलती करी थी, आपको समझ नहीं थी इसके अंदर, या मतलब आपने गलती ये की थी कि आप देखें, मैं अब भी ये कह रहा हूं कि जहां आपके पास 2,20,000-2,30,000 यूनिट बनाने के बिजली के मशीन बैठे पड़े हुए हैं जो कि दुनिया की एफिशिएंट तरीन बिजली बनाते हैं, वहां पे आप 1,40,000 सिर्फ बना रहे हैं और बाकी आपकी मशीन बंद रखे हैं। आज 7,500 मेगावाट बंद रखा है। हम बिजली को मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि रिलेटिव प्राइसेस को चेंज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि बिजली के ज्यादा यूनिट्स लेकर आएंगे, इंडस्ट्री को लेकर आएंगे। आप आने दीजिए सर्दियां, इंशाअल्लाह देखें हम क्या करते हैं। 3 महीने भी गुजर जाएंगे, हम 3-4 महीने बाद आपसे दोबारा बात कर लेंगे, सर्दियों में आपसे दोबारा बात कर लेंगे। मगर ये बताइए कि चीन की तरफ से जो रोल ओवर होना था वो हो रहा है, या सऊदी अरब से भी कुछ उम्मीद है पैसे आने की ताकि जो रिजर्व्स हैं उनकी जरा सूरत हाल बेहतर हो सके? मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि चीन का रोल ओवर भी 100% हो जाएगा इंशाअल्लाह, और जो सऊदी अरब से भी इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह ने चाहा तो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर इस्माइल साहब, वकी वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक और आम बात है इसमें गलत बयानी नजर आती है, वो क्या, इस पर बात करेंगे के बाद। तहरीक इंसाफ के मुबैना अमरीकी साजिश के इल्ज़ाम में एक के बाद एक तजाद सामने आ रहा है। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने 22 अप्रैल को रात 10:22 पर ट्वीट किया
कि मरासला शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान खान से छुपाया गया था। फिर शाह साहिब को एक मुहिब वतन अफसर ने खुफिया इतला दी। शाह साहिब ने मरासला हासिल किया और वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाया। फिर मशवरा दिया गया कि अभी चुप कर जाएं खान साहिब, अभी इस पर बात ना करें। बार बार कहा गया मरासले का जिक्र ना करें। अब क्योंकि शहबाज गिल इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इससे जाहिर है जो बात उन्होंने की वो इमरान खान की मर्जी से की होगी। लेकिन खुद शाह महमूद कुरैशी कंफर्म कर चुके हैं कि उन्हें 7 मार्च की कम्युनिकेशन का 1 या 2 दिन में ही पता चल गया था और उन्होंने वज़ीर आज़म को भी बता दिया था। उनके मरासले आने के कोई 1 या 2 दिन बाद मेरी नज़र से वो गुजरता है मरासला, और जब मेरे इल्म में आता है तो मैं अपनी तशवीश का इजहार करता हूँ और वज़ीर आज़म से उनको आगाह करता हूँ कि ये एक चीज़ आई है जो काबिल गौर है और मुझे उस पर तशवीश है। और मैंने मुख्तलिफ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी उसकी इत्ला दफ्तर ख़ारजा कर देता है। जिस वक्त शहबाज गिल ने यह दावा किया उसी वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर ने हमारे ही प्रोग्राम में बताया था कि शाह महमूद कुरैशी को इस मरासले का इल्म फौरन हो गया था और शाह महमूद कुरैशी ने ही इस पर मजीद कार्रवाई रोक दी थी। दफ्तर खारजा में जब ये आती है, ये साइफर आता है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को उसी वक्त बता दिया गया था या उन्हें अंधेरे में इस हवाले से रखा गया? शाह महमूद साहब को फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को इमीडिएटली बता दिया गया था और उन्होंने I don't want to say it because I don't want to politicize it, but उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डिमार्च इमीडिएटली इशू नहीं हुई, which I find a bit questionable. Now the important thing is मैं इसकी वजाहत करना चाहती हूँ because अब एक और स्पिन दिया जा रहा है कि असद मजीद खान साहब शायद कोई और बात कर रहे थे और वो डट गए। असद मजीद खान साहब ने कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द साइफर एक्सप्लेन किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को पूरी वजाहत के साथ, पूरे तरीके से। बट इंटरेस्टिंग बात है, हम आज भी उनको अगर कचहरे में खड़ा करना चाहते हैं तो उन्होंने तो अपनी साइफर में ही अपनी असेसमेंट और रिकमेंडेशन दे दी थी कि क्या करना चाहिए और उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि डिमार्च करना चाहिए। और अब मजीद दिलचस्प बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इससे पहले हमारे ही प्रोग्राम में हिना रब्बानी खर के इस दावे की तस्दीक कर दी थी कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने डिमार्च की तजवीज़ दी थी और शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि उन्होंने भी फिलफौर डिमार्च की ही तजवीज़ दी थी, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुनासिब वक्त पर इस पर बात की जाएगी। अभी OIC का इजलास है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी वज़ीर आज़म ने मुनासिब वक्त पर खुद बुलाया। वज़ीर आज़म ने 28 तारीख को अदम एतमाद के हवाले से प्रोसीडिंग होनी थी, 27 तारीख तक का इंतजार क्यों किया? ये वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इसका जिक्र करना चाहते हैं। मेरे इल्म में जो ये बात आई तो मैंने वज़ीर आज़म को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया और मैंने तजवीज़ पेश की कि इसको उनको डिमाश फिल फॉर डिमाश होना चाहिए और मेरे सफीर की भी रिकमेंडेशन यही थी और मेरे ऑफिस की भी रिकमेंडेशन यही थी। फैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारा OIC का इजलास है। वज़ीर आज़म ने कहा मुनासिब वक्त पे इसकी बात की जाएगी और जो वक्त उन्होंने मुनासिब समझा उन्होंने उसका जिक्र कर दिया। अगर OIC की वजह से नहीं किया गया था डिमार्च तो कम से कम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तो पहले बुलाया जा सकता था। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया, अब उस इजलास की टाइमिंग वो क्या मुनासिब समझते हैं ये उनका प्रेरोगेटिव है और उन्होंने यकीनन मशवरा किया होगा, सोच विचार की होगी, कॉन्टेम्पलेट किया होगा और मुनासिब वक्त उन्होंने इजलास बुलाया। कुरैशी साहब को भी फौरी तौर पर पता चल गया था, वज़ीर आज़म को भी उन्होंने बता दिया था, इजलास भी वज़ीर आज़म ने अपनी मर्जी से बुलाया, डिमार्च भी वज़ीर आज़म ने अपनी मर्जी से किया, सारे फैसलों का वज़ीर आज़म को पता था। इस हवाले से आज दफ्तर खारजा का भी वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफ किया। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया वाज़ेह है, सफ़ीर असद मजीद पर दबाव की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीकी सिफारतकार को कौमी सलामती कमेटी के फैसले के मुताबिक एहतजाजी मरासला दिया गया। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया ने साजिश की अंसर की नफ़ी की। ये मामला अब तमाम हुआ, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में बैरूनी साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, साजिशी थियरी जैसी बातें हमारी सिफारतकारी को मुतासर करती हैं। आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।